डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। बच्चों, वेक्टर एनालिसिस की इस कड़ी में आज हम आपको पार्ट 4 वेक्टर एनालिसिस पार्ट 4 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपका वेक्टरों का वियोजन पिछले दिनों बताया गया था। इसके बाद यदि कोई वेक्टर 3D के रूप में हो, त्रिविमी हो और उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हों, तो हम उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे और किस प्रकार उसको लिखेंगे, उसको आज हम देखेंगे। साथ में हम चर्चा करेंगे प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्तीय वियोजन। कार्तीय वियोजन, कार्तीय वियोजन, कार्तीय वियोजन कार्टेशियन डिसोसिएशन। हमने मान लिया हमारे पास इस तरह से ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये है आपका ओरिजिन। लंब कोणीय सदिश की अगर चर्चा करें तो आई कैप एक्स अक्ष के अनुदिश होता है, जे कैप आपका वाई अक्ष के अनुदिश होता है और के कैप आपका जेड अक्ष के अनुदिश होता है। अगर कोई यहां पर बिंदु है P, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो इसका एक्स अक्ष के अनुदिश इसकी मापांक, इसका वाई अक्ष के अनुदिश मापांक, एक्स अक्ष के अनुदिश इसका मान, वाई अक्ष के अनुदिश मान और जेड अक्ष के अनुदिश इसके जो मान निकाले जाएंगे वो इस प्रकार से होंगे। अगर यहां से हम इसको मिला देते हैं और इसका वेक्टर क्या है, आर है, तो कह सकते हैं ए वेक्टर ओपी इक्वल टू क्या है, वेक्टर आर। तो एक्स अक्ष के अनुदिश इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स है, तो ये आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई कैप वाई के कैप जेड के कैप। इसका अगर मॉडुलस लेना हो, मान निकालना हो, तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार कार्तीय वियोजन आप आसानी से कर सकते हैं यदि वेक्टर आर एक्स अक्ष से अल्फा को, वाई अक्ष से बीटा को तथा जेड अक्ष से गामा को अंतरित करता हो,
ये आपका जो एंगल है, ये एंगल हमने मान लिया ये आपका अल्फा है, और यही अगर ये जो आपका वेक्टर है ये वाई अक्ष से बीटा कोण अंतरित करता है, और जेड अक्ष से जो इसका अंतरित कोण है वह क्या है, ये आपका कोण गामा है। तो आप इस ट्रायंगल से देख सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल का नाम लिख दें, यहाँ एम यहाँ एन, तो अगर आप थ्री डायमेंशनल इसको देखें तो ट्रायंगल ओ एम पी में क्या हो जाएगा, ए आपकी वैल्यू क्या है, ए वैल्यू आपकी एक्स है, ए वैल्यू आपकी क्या है, ए आपकी वैल्यू वाई हो जाएगी, और ए वैल्यू क्या है, परिमाण एक्स, यानी cos अल्फा बराबर एक्स बाई आर हो जाएगा। और इसी तरह से त्रिभुज अगर हम इसी में चर्चा करें तो ये हो जाएगा cos बीटा। अगर इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसी त्रिभुज में दोनों की चर्चा कर रहे हैं, तो इस कोण के लिए ये आपका आधार होता है, ये बीटा है तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये आपका आधार हो जाएगा। तो अगला त्रिभुज अगर हम चूज करें ओ एन पी, ये त्रिभुज चूज करेंगे, तो त्रिभुज ओ एन पी में ये आपका हो जाएगा cos बीटा इज इक्वल टू वाई अपान आर। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप देख सकते हो, इसी प्रकार अगर यहां पर हम ए क्यू रख देते हैं, तो थ्री डायमेंशनल में आप जानते हो कि एक एक्स अक्ष हो गया, दूसरा वाई अक्ष हो गया, और तीसरा जेड अक्ष। तो वास्तव में एक्स अक्ष के लंबवत क्या होता है, जेड अक्ष होता है। तो इसी तरह से ये त्रिभुज ओ पी क्यू जो होगा, त्रिभुज ओ पी क्यू भी समकोण त्रिभुज होगा। तो यहां से cos गामा इक्वल टू हो जाएगा जेड बाई आर। इसको अगर हम एक समीकरण लिखें, इसको 2 लिखें, इसको 3 लिखें बच्चों, तो ये आपका जो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का मान होता है, इसी को बोलते हैं दिक्कोज्या। हिंदी में दिक्कोज्या बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको CS बोलते हैं, यानी या DC बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। अंग्रेजी में इसको DC बोला जाता है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन about x axis, that will be cos alpha equal to x by r. Direction of cosine about y axis, cos beta equal to y by r. Direction of cosine about z axis, that will be cos gamma equal to z by r. इसको DC बोलते हैं, यानी दिक्कोज्या। तो समीकरण एक प्लस समीकरण 1, 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके इसको जोड़ा जाएगा बच्चों। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बट हम पहले से ज्ञात कर चुके हैं r इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू अगर रख देंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं तीनों की जो दिक्कोज्याएं होती हैं उनके वर्गों का जो योगफल होता है वह सदैव क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर
finding the equation of line, curve and other things about vector algebra and vector calculus। तो बच्चों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। ये उस दिन हम नहीं बता पाए थे तो आज इसको बता रहे हैं। इसमें कास अल्फा क्या है, यक्स अक्ष की अनुदिश दिक्कोज्या है, कास बीटा क्या है, वाई अक्ष की अनुदिश दिक्कोज्या यानी डीसी बोलते हैं इसको, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, संक्षेप में इसको डीसी कहा जाता है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अबाउट एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अबाउट डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अबाउट एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अबाउट वाई एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अबाउट जेड एक्सिस। तो ये आपका कार्तीय वियोजन रहा जो 3D के लिए, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। वास्तव में प्रक्षेप गति क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसको जरा समझना बच्चों ध्यान से। जब हम किसी वस्तु को, जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर है और इसको हम ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, जस्ट 90 डिग्री पर अगर करते हैं तो 90 डिग्री पर जिस डायरेक्शन में जाता है और जब तक इसका अंतिम वेग शून्य नहीं होता तब तक ये ऊपर की ओर जाता है, और जैसे इसका अंतिम वेग शून्य हो जाता है वहीं पर रुक करके एक क्षण पुनः जो है गुरुत्वाकर्षण के अधीन उसी मार्ग से नीचे की ओर गिरने लगता है। ये साधारण गति थी। साधारण गति को रेजुलेकी गति के रूप में बोलते हैं। इसको आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, हाई स्कूल लेवल में भी पढ़ा है। बट ये तो 90 डिग्री पर था कि डायरेक्टली हम 90 डिग्री पर फेंकें तो यह वर्टिकली जो है गति करेगा, और या तो फिर हम जैसे रोड पर गाड़ी चलती है, मोटर चलती है, वह क्या होती हैं, सारी गतियां एक्स अक्ष के अनुदिश होती हैं, और किसी को हम जब ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो ये सारी गतियां वाई अक्ष के अनुदिश होती हैं, लेकिन दोनों गतियां एक सीधी रेखा पर होती हैं। सीधी रेखा पर होने का कारण क्या है? व्हाट इज रीजन दैट विल बी ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन? क्या कारण है कि वे एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती हैं? इसका सिंपली कारण यह है बच्चों कि जब वह एक्स अक्ष के अनुदिश होती हैं, जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों में बताए थे कि एक्स अक्ष के अनुदिश होती हैं, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई त्वरण नहीं उत्पन्न होता। केवल आपका सिंपली जो वेग होता है और जितना समय तक वह गति करती है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें दूरी विस्थापन प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई सिंपली 90 डिग्री पर है तो सिंपली 90 डिग्री पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो ऑलरेडी जी साइन 90 के अंतर्गत जाता है, जिससे ऊर्ध्वाधर गति वह संपूर्ण रूप से गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती है। बट ये तो दो स्थितियां, क्षैतिज का मतलब 0 अंश के कोण, ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 अंश का कोण, इसके अतिरिक्त भी तो कोण बनते हैं। इसके अतिरिक्त न्यून कोण और अधिक कोण हो सकता है,
एक सीधी रेखा अगर आपका x अक्ष पैरेलल है तो x अक्ष पर जो टोटल कोण बनेगा ओरिजिन पर वह 180 डिग्री बनेगा। यानी 180 डिग्री का जब कोण बनता है इसका मतलब यह है कि 180 से नीचे जो है इसमें गति संभव है। तो 180 से नीचे जब गति इसमें संभव है तो किसी वस्तु को हम दो और स्थितियों में फेंक सकते हैं, उसको दो स्थितियों में और हम प्रक्षेपित कर सकते हैं। ये दोनों स्थितियां कौन कौन सी हैं? न्यून कोण और अधिक कोण पर। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर न फेंककर, ऊर्ध्वाधर न प्रक्षेपित करके न्यून कोण अथवा अधिक कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वह एक परवलयाकार पथ। अभी आपको मैथमेटिक्स में ये पढ़ाया जाएगा और फिजिक्स में भी हम आपको बताएंगे कि इसका पाथ कैसा होता है। यहां आप उसके नाम से ही मतलब रखिए। एक परवलयाकार पाथ पर गति करता है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि परवलयाकार क्या है? परवलय एक प्रकार का वक्र होता है। जब कोई गति सीधी एक रेखा पर नहीं होगी बच्चों तो वह टेढ़ा मेढ़ा हो, टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएगी। तो जो भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है उसको हम कर्व कहते हैं, वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्व या वक्र कहते हैं। अब ये टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता जिसको हम वक्र कहते हैं, इन वक्रों में बहुत से वक्र आते हैं। वृत्त भी है, परवलय भी है, दीर्घवृत्त भी है, अतिपरवलय है, रैखिक युग्म है। ये सारे वक्रों के अंतर्गत तो आते हैं। बट यहां पर जो आपका वक्र बनता है वह बनता है परवलयाकार। अभी हम उसकी आकृति को यहां बनाएंगे तो आपको डीपली समझाएंगे। बट ये परवलयाकार जाता क्यों है इस पर हमें थोड़ा प्रकाश डालना है। बच्चों ऐसा होता है कि जब कोई पिंड न्यून कोण या अधिक कोण पर जब थ्रो किया जाता है या प्रक्षेपित किया जाता है तो उसमें दोनों प्रकार की गतियां मौजूद होती हैं। दोनों प्रकार की कौन कौन सी गतियां होती हैं? पहली होती है क्षैतिज गति और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर गति। तो क्षैतिज गति से कुछ क्षैतिज दूरी तय करता है तथा ऊर्ध्वाधर गति के कारण कुछ ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी हासिल करता है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे प्रक्षेप गति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरी गुड टॉपिक। अब यहां पर ये क्या है? ग्राउंड सरफेस है। दिस इज ग्राउंड सरफेस फ्रॉम O टू A। ये आपका धरातल है। इस धरातल से हमने एक पिंड को प्रक्षेपित किया और इसको जब प्रक्षेपित किया तो ये इस तरह से परवलयाकार पथ पर गति करते हुए A तक पहुंचा। ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमने मान लिया कि अधिकतम ऊंचाई जो ट्रैवल कर रहा है वह आपका B और C। अधिकतम ऊंचाई हमने मान लिया कि अधिकतम ऊंचाई कितना ट्रैवल कर रहा है? Y। यानी ऊर्ध्वाधर जो आपकी ऊंचाई हासिल कर रहा है वह अधिकतम Y हासिल कर रहा है। न्यूनतम में बहुत से होंगे, बहुत सी ऊंचाइयां हासिल करेगा, लेकिन अधिकतम ये Y ऊंचाई तक ऊपर की ओर जा रहा है। इसी तरह से पिंड को जब आपने यहां से थ्रो किया और हमने मान लिया कि यह U वेग से थ्रो किया जा रहा है और ये जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक वेग है वो क्या है? U है। धरातल से थीटा कोण पर, थीटा कोण पर इसको हम क्या कर रहे हैं? प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो
इसका क्षैतिज वियोजन क्या होगा? पिछले दिनों हम बताए थे, क्षैतिज वियोजन को हम यूएक्स का नाम देते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर वियोजन होता है बच्चों, इसको हम यूआई नाम देते हैं। इसी तरह हर स्थिति में हर बिंदुओं पर यह दो प्रकार की गतियां रखेगा। एक यक्स की तरफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया तो यू यक्स डैश हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू वाई डैश हो जाएगा। यहाँ पर पहुंचने के पश्चात इसका क्या होता है? वी वाई, और ये मान लीजिए वी वाई है, ये क्या है? वी एक्स है। इसी तरह इस बिंदु पर आएगा तो इस बिंदु पर भी इसकी स्थिति वही होगी। इसकी जो वी एक्स है वह आपका वी एक्स डैश के रूप में हो जाएगा, और यहाँ पर पहुंचने पर ये क्या हो जाएगा? वैसे इसकी गति थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा वी वाई डैश। इस प्रकार से आपकी स्थिति जो है वह परिवर्तित होती रहेगी। तो इसमें हर बिंदुओं पर यह जो गति करेगा, हर बिंदुओं पर दो प्रकार की इसमें गतियां मौजूद होंगी। यही कारण है कि यह पिंड न तो सीधा ऊंचा जाएगा ऊपर की ओर, और न ही सीधे नीचे की ओर जाएगा। एक परवलयाकार, एक सर्कुलाकार पथ नहीं है, यह वृत्ताकार पथ नहीं है बच्चों। वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या जो है समान होती है, इसकी त्रिज्या समान नहीं है, यानी ये पैराबोलिक पाथ है, परवलयाकार पाथ है। तो इसके हर बिंदुओं पर जहां तक ये ट्रैवल करेगा, हर बिंदुओं पर दो प्रकार की गतियां मौजूद होंगी, और दो प्रकार की गतियां में एक आपकी क्षैतिज गति होगी, जिसके कारण यह कुछ क्षैतिज दूरी तय करेगा। हम मान के चलते हैं यह क्षैतिज दूरी कितना तय कर रहा है? यक्स दूरी तय कर रहा है। ठीक है बच्चों, और अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये वाई हासिल कर रहा है। तो इसका कंपोनेंट अगर आपको बताएं तो यक्स अक्ष की अनुदिश वेग घटक क्या हो जाएगा? यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से वाई अक्ष के अनुदिश वेग घटक यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो दो बातें आपको क्लियर हो गई कि क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति दो प्रकार की इसमें गतियां होती हैं। इस कारण दोनों प्रकार की यह दूरियां ट्रैवल करता है, दोनों प्रकार की दूरियां इसमें मौजूद होंगी। ये क्षैतिज दूरी भी चलेगा और ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय करेगा। अब दोनों प्रकार की जब गतियां मौजूद हैं तो हम दोनों प्रकार की गति को लेंगे। सबसे पहले लेंगे, आइए, यक्स अक्ष यानी क्षैतिज गति। आराम से आप करते चले जाएंगे क्षैतिज गति लेने पर। चलिए इसको क्षैतिज गति लेते हैं बच्चों। क्षैतिज गति हम लेते हैं। क्षैतिज गति में आपका सूत्र वही है, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस क्या होता है? जो क्षैतिज दूरी तय होती है। तो क्षैतिज दूरी क्या है बच्चों? यक्स। और क्षैतिज वेग इसका क्या है? यू यक्स। यू यक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको हम बता चुके हैं ए एक्स का मान अगर हम बता दें, यक्स अक्ष के अनुदिश अगर यहीं पर बता दें कि यक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण का घटक क्या होगा। अगर इसी चीज को अगर हम इस रूप में दिखाएं बच्चों, त्वरण घटक एक और आपका बढ़ा दे रहे हैं तो ए हो जाएगा ए एक्स। अब आप जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण जी कितने पर लगता है? सीधे 90 डिग्री पर लगता है। तो इसका इस डायरेक्शन में कोण कितना बनेगा? जी cos 90।
तो जी cos 90 का मान 0 यानी इसकी वैल्यू 0। इसी तरह y अक्ष के अनुदिश अगर वेग घटक आपको बता दें तो क्या हो जाएगा, ay क्या हो जाएगा बच्चों, g sin 90, यानी यहां पर आपका g आएगा। g sin 90 के कारण ऊर्ध्वाधर दिशा में पृथ्वी त्वरण कार्य करता है और क्षैतिज दिशा g cos 90 होने के कारण क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण के कारण कोई त्वरण कार्यरत नहीं होता। तो यहां पर आप देख सकते हैं ux का मतलब u cos थीटा इनटू t। अगर हम बच्चों मान लें कि यहां से यहां तक जाने में जो हमारा उड्डयन काल है, उड्डयन काल क्या है, इसको स्मॉल टी की जगह हम अगर कैपिटल टी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल टी ले लेते हैं उड्डयन काल। अब यहां क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 0, यहां पर भी एक बार हम सूत्र लिख सकते हैं, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो यहां पर बच्चों x बराबर u cos थीटा इंटू टी, यानी t इक्वल टू हो जाएगा। अभी इसको स्मॉल ही रखा जाए, उड्डयन काल अभी तो निकालना नहीं है, स्मॉल ही रखिए, जब उड्डयन काल निकालना होगा तो उस रूप में लिख देंगे। तो t इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x अपान u cos थीटा, ये आपका पहला समीकरण। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आई। आइए हम आगे चलते हैं। हम शुरू में ही आपको बताए कि जब हम न्यून कोण अथवा अधिक कोण पर प्रक्षेपित करते हैं किसी पिंड को, तो उसमें दो प्रकार की गतियां मौजूद होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। बिल्कुल सही। तो क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति में पहले हमने क्षैतिज गति ले लिया है, अब लेते हैं ऊर्ध्वाधर गति लेने पर। ठीक है बच्चों, ऊर्ध्वाधर गति हमने लिया है। अब ऊर्ध्वाधर कितनी ऊंचाई, h बराबर ut प्लस हाफ जीटी स्क्वायर होता है। तो ऊर्ध्वाधर गति हमने लिया है और ऊर्ध्वाधर गति में हम आपको लिखेंगे, ये आपका सूत्र आपका होता है h बराबर ui इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये आपका, अब यहां पर चूंकि यह गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध गति हो रहा है, तो यहां पर सूत्र क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहां पर h के स्थान पर हम लिखेंगे y, क्योंकि हमारी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है बच्चों, y। तो ui का मान है u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ। ए वाई क्या है, ए वाई को हमने g निकाला है, तो g टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये है हमारा दूसरा। अब समीकरण 1 से हमने t की वैल्यू निकाली है, उसको हम यहां रख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से ये आपको मान प्राप्त होगा y इक्वल टू u sin थीटा इंटू x अपान u cos थीटा माइनस हाफ g इन द ब्रैकेट x अपान u cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां से u कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपान u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका समीकरण प्राप्त होता है, ये समीकरण है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपान u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यह वास्तव में जो एक समीकरण बनता है, यह एक परवलय का समीकरण है। तो आप लिखेंगे जो एक परवलय
निरूपित करता है, निरूपित करता है। अतः लिखेंगे प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता। ठीक है बच्चों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है। तो आपको इतना छोटा सा कार्य करना है, 1 नंबर 1.5 नंबर में आता है, इससे ज्यादा तो आता नहीं है। ये छोटा सा डेरिवेशन आपके सामने है, तो इसको आपको करना होगा। चलिए, जब कोई पिंड प्रक्षेप गति करता है बच्चों, तो उसमें 2-3 स्थितियां और आती हैं। जैसे यहां से ओ से ऊपर हवा में गया और यह जाकर के ए पर गिर रहा है, तो कितना देर लगा उसको हवा में रहने में, यानी उसको उड्डयन करने में कितना समय लगा। यानी जब कोई पिंड प्रक्षेप गति करता है, प्रक्षेप गति करते हुए पिंड जितनी समय तक वायु में स्थित रहता है, वायु में स्थित रहने का जो समय होता है वही उसका उड्डयन काल कहलाता है। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा उड्डयन काल। ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं। आइए देखते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब ये हमारा धरातल है और यहां से कोई पिंड इस तरह से प्रक्षेपित किया जाता है और प्रक्षेपित करने के पश्चात ये जाके यहां गिरता है, यानी ओ से प्रक्षेपित किया जाता है, ए पर गिरता है। मान लिया हमने ये u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, ये आपका है थीटा, तो इस डायरेक्शन में इसका वियोजन क्या होगा, ux इस डायरेक्शन में होगा, uy इस डायरेक्शन में होगा। और इसी तरह से हमने मान लिया b और c बिंदु पर इसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा, इस तरह डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। इसको हम और थोड़ा सा डीपली दिखा दें तो ये हो जाएगा, मान लीजिए vx और इस डायरेक्शन में क्या है vy का मान यहाँ शून्य हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर vy का जब मान शून्य हो जाएगा तो अब इससे ज्यादा ऊपर यह पिंड नहीं जाएगा, यानी अधिकतम यह जाएगा। अगर इसकी अधिकतम ऊंचाई को हम h से दिखाएं और इसकी जो क्षैतिज दूरी है इसको हम परास मान लेते हैं, ये क्या होता है परास। परास क्यों, अधिकतम क्षैतिज दूरी जितना तय करता है प्रक्षेप गति करता हुआ पिंड, अधिकतम क्षैतिज दूरी जितना तय करता है उसको हम परास कहते हैं। और अधिकतम ऊंचाई जो ट्रैवल करेगा वो अधिकतम ऊंचाई होगी। और प्रक्षेप गति करता हुआ कोई पिंड जितना समय तक वायु में स्थित होता है वह समय का जो काल होता है या अंतराल होता है वह उड्डयन काल कहलाता है। आइए हम एक एक को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने उड्डयन काल का डिफिनीशन आपको बताया कि प्रक्षेप गति करता हुआ कोई पिंड जितने समय में तक वायु में स्थित होता है वह समय अंतराल उड्डयन काल कहलाता है।
तो आप देख सकते हैं यहां पर वही चीज ux क्या होगा, u cos थीटा क्षैतिज घटक होता है, ऊर्ध्वाधर घटक ui इक्वल टू u sin थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमने बताया कि क्षैतिज गति जब होता है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है वो शून्य होता है, और जब ऊर्ध्वाधर गति होता है तो g sin 90 होने के कारण सारा के सारा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो उसके ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं सबसे पहले ऊर्ध्वाधर गति लेने पर, ठीक है भाई। आइए इसका अंतिम वेग क्या है, शून्य है, तो vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर माइनस 2gh, अंतिम वेग इसका शून्य। यह है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ui का मान कितना है, u साइन थीटा है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2gh। लेकिन हमको निकालना क्या है, पहले उड्डयन काल निकालना है, इसको बाद में निकालना है, इसको बाद में हम निकालेंगे। सबसे पहले हमको निकालना है वह आपका काल निकालना है। अगर हमको काल निकालना है तो मालूम क्या क्या है, प्रथम नियम लीजिए, vy इक्वल टू uy माइनस gt। यहां तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो हमने मान लिया क्या लग रहा है, स्मॉल टी। अब जितना अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में समय लगता है बच्चों, उतना ही उसको जमीन पर गिरने में उतना ही समय लगता है, यानी ये 0 हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt। तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो gt इक्वल टू होगा u sin थीटा, या t इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा अपॉन, ठीक है। इसको हम दूसरे रूप में अगर लें तो उड्डयन काल t इक्वल टू होता है 2t, यानी t इक्वल टू हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम इसको देख सकते हैं। अगर हमको ये मालूम करना हो थीटा की वैल्यू को यहां से हटा करके या u की वैल्यू को हटा के निकालना हो तो भी हम मान निकाल सकते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब पुनः ऊर्ध्वाधर गति ही होगा, लेकिन गति का तृतीय समीकरण लगाएं तो क्या हो जाएगा, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh। अंतिम वेग यहाँ शून्य है, ये हो जाएगा u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। इसको इधर पक्षांतर कर दिया जाए, 2gh u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये आपकी क्या होगी बच्चों, अधिकतम ऊंचाई हुई। अधिकतम ऊंचाई h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमको क्षैतिज गति लेनी पड़ेगी। आइए क्षैतिज गति लेने पर, क्षैतिज गति लेने पर क्या हो जाएगा बच्चों, हम दूरी कितना चल रहे हैं, r चल रहे हैं, ux इंटू टी, बाकी आगे जितने भी पॉइंट होंगे सब 0 हो जाएंगे क्योंकि ax का मान 0 होता है। तो ux का मान क्या है, u cos थीटा, और t की वैल्यू हमने फाइंड किया है, t इक्वल टू है u sin थीटा अपॉन g। तो इस तरह से
ये आपका हो जाएगा u sin थीटा अपॉन जी। लेकिन चूंकि पिंड यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहा है, इसलिए t जो समय है वह केवल यहां से यहां तक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, या तो 2t लिखें या फिर इसकी वैल्यू लिख दें, डायरेक्ट हम उद्यन का लिख दें। तो उद्यन का मान यहाँ ट्वाइस होता है, तो ये हो जाएगा आपका r बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ये आपका इस रूप में बना। इसको हम और थोड़ा सा इस रूप में लिख सकते हैं, r इक्वल टू यू स्क्वायर इन द ब्रैकेट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो मान होता है यह साइन 2 थीटा का मान होता है, इसलिए हो जाएगा r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये आपका आया क्षैतिज परास का सूत्र। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्षैतिज परास। इसमें एक कोटेशन संभव है बच्चों। आप लोग बताएंगे हमें साइन का मान जो है अधिकतम कितना होता है, न्यूनतम कितना होता है। साइन और कॉस दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऐसे होते हैं जिसका अधिकतम वैल्यू 1 होता है और न्यूनतम वैल्यू -1। साइन और कॉस की वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती। तो जब हमें r मैक्सिमम चाहिए तो r के समानुपात में है साइन 2 थीटा, इसका मतलब साइन 2 थीटा का अधिकतम मान चाहिए। तो आप लिख सकते हैं अधिकतम परास r के लिए साइन 2 थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। अब अधिकतम मान होना चाहिए तो अधिकतम मान इसका लिख देंगे साइन 2 थीटा बराबर 1। ये अधिकतम मान होता है। तो अगर साइन 2 थीटा की जगह हम यहाँ अधिकतम लिख दिए तो r मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यह एक फार्मूला बना कि जब आपका अधिकतम क्षैतिज परास निकालना हो तो r मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ पर एक कोटेशन और बन जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर 1 है तो इसको हम साइन 90 लिख सकते हैं, यानी 2 थीटा बराबर 90। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। यानी अधिकतम परास हमें कब मिलेगा, जब किसी पिंड को 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाएगा। तो एक कोटेशन और लिखा जा सकता है, अतः 45 अंश के कोण पर, या 45 या 135 भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि ये साइन 270 का मान भी होता है। तो यहां पर 270 भी लिखा जा सकता है, इसका आधा करोगे 135 हो जाएगा। 45 अंश या 135 अंश के कोण पर अधिकतम परास प्राप्त। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये आपका जो प्रक्षेप गति है वो समाप्त हुआ और ये वेक्टर एनालिसिस का पार्ट 4 के साथ वेक्टर एनालिसिस जो आपका सदिश विश्लेषण है वो चैप्टर समाप्त होता है। इस पर न्यूमेरिकल होंगे, आप न्यूमेरिकल करिएगा। जो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे निसंदेह आप 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। इन्हीं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अगले कड़ी के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।